नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नेपाल में मधेशी समूह फिर से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने नेपाल के स्थानीय निकाय चुनावों में हिस्सा लेने के प्रधानमंत्री प्रचंड के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इससे पहले पिछले महीने ही उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। मधेशी दलों के गठबंधन के साथ समझौता नहीं होने के बावजूद सरकार ने मई में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्णय किया है। मधेशी समूहों का कहना है कि संविधान प्रक्रिया पर उनकी चिंताओं का समाधान किए बगैर ये चुनाव कराए जा रहे हैं। ये एक तरह से भेदभाव वाले संविधान संशोधन को वैधता दिलाने का काम करेगा। ये कदम है इस तरह से। ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर मधेशी जो समूह हैं, जो उनकी चिंताएं हैं, वो कितनी वाजिब हैं, जायज़ हैं, और सरकार आखिर क्यों उन पर ध्यान नहीं दे रही है, और इस तरह से जो चुनाव कराने का आखिर मकसद क्या है। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर SD मुनी हैं, राजदूत रह चुके हैं कई देशों में, फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं और नेपाल मामलों पर एक अथॉरिटी माने जाते हैं। दूसरे खास मेहमान सुरेश के गोयल हैं, एम्बेसडर हैं, पूर्व ये भी कई देशों में तैनात रह चुके हैं और दक्षिण एशिया को खासकर बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। डॉक्टर हरिवंश झा हैं हमारे साथ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड टेक्निकल स्टडीज़। वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र रंजन हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं राज्यसभा टेलीविजन के, और ये भी नेपाल पर बहुत गहरी और बारीक नज़र रखते हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। डॉक्टर मुनी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि अभी जो फिलहाल, चूंकि बार बार ये बताया जाता है कि मधेशी जो हैं बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, बार बार जो हैं वो बाहर आ रहे हैं, तो इस बार जब ये बात हो रही है तो इसको कितनी गंभीरता से देखा जाए? नहीं, गंभीरता से तो लेना पड़ेगा, क्योंकि सारे मधेशी समूह संविधान के नए संशोधन को मानने से इनकार कर रहे हैं और ये साफ कह रहे हैं कि जब तक हमारी बातों का समाधान नहीं होगा हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। देखिए, असलियत ये है कि जो अभी सरकार है प्रचंड और कांग्रेस की, वो दो पार्टों के बीच में फंस गई है। एक पार्ट है UML का, जो किसी भी सूरत में संविधान के संशोधन को मानने से इनकार कर रहे हैं, किसी भी सूरत में नहीं मानते हैं। और जो सरकार है उसके पास में 2/3 बहुमत आसानी से नहीं मिलने वाला है। तो जो संविधान संशोधन नया उन्होंने मधेशी दलों से बात करके रखा है, उसको पास नहीं कराया जा सकता। और पास नहीं कराने से मधेशियों को ये डर है, और काफ़ी हद तक ये सही शंका है उनकी, कि बाद में ये लोग उसको टाल मटोल करके आगे बढ़ा देंगे और हमारी मांगे जहाँ हैं वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, क्योंकि उनका अनुभव पीछे का यही है। तो इसीलिए ये बात अटक के रह गई है। और मैं समझता हूँ कि व्यक्तिगत राय मेरी ये है कि दोनों तरफ के जो लोग हैं, सरकार भी और मधेशियों को भी आपस में कहीं न कहीं मिल के चलने की आवश्यकता है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि एक बहुत बड़ी पार्टी जो ओपोजिशन में UML है, वो देश की परवाह किए बिना एक अपने राजनीतिक हितों को देखकर अपना एजेंडा आगे बढ़ा रही है। जी हाँ। अम्बेसडर गोयल, ये बताइए फिलहाल कि क्या ये तरीका ठीक है जो प्रदर्शन का है, आंदोलन का तरीका है एक राजनीतिक पार्टी के लिए, या समूह जो हैं राजनीतिक पार्टियों के क्या इनके पास और कोई जरिया, कोई और तरीका नहीं है? देखिए, जैसे अभी मुनी साहब ने कहा, डॉक्टर मुनी ने कहा कि अगर उनको ये शंका है कि जो संशोधन होने चाहिए संविधान में, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो हित हैं, उनको बनाए रखने के लिए अगर उनको लगता है कि वो संशोधन होने में कोई शंका है या नहीं हो पाएगा, तो शायद जो एक रास्ता सामने नज़र आता है वो यही है कि उसके लिए फिर दोबारा से आंदोलन किया जाए या डेमोन्स्ट्रेशंस किए जाएं। लेकिन इसका असर क्या होगा, ये बात अलग है। इसका जो असर है कि दोबारा से नेपाल में एक तरह से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो शुरू होगी। UML जो है मानने को तैयार नहीं है, दोबारा इलेक्शंस तो किसी के हित में है नहीं है। तो ये जो इंस्टेबिलिटी का दौर है कब तक चलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। और मेरे विचार में जो इंस्टेबिलिटी का दौर चलेगा ये हमारे अपने हित में भी नहीं है। भारत के हित में, भारत के हित में भी नहीं है। पिछली बार 2015 में खासकर हमने देखा है काफी बदतरीन दौर था प्रदर्शनों का, और काफी अर्थव्यवस्था पे भी असर पड़ा था। जो अभी कहा कि बातचीत करके हल निकालें, वो सबसे बेस्ट हो सकता है, लेकिन वो होगा या नहीं होगा इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है अभी। लेकिन समर्थन वापस ले लिया, उसके बावजूद भी वहां मौजूदा सरकार पर असर नहीं पड़ रहा है, तो आखिर क्या करें मधेशी समूह? ये तो देखिए, अब उथल पुथल चलेगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन इवेंचुअली UML का क्या उसके ऊपर रुख रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी डॉक्टर झा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप चूंकि न सिर्फ भारत को जानते हैं बल्कि एक नेपाली नेशनल भी हैं और शायद अंदरूनी तरीके से उस
पॉलिटिक्स को भी समझते होंगे कि अगर ये मौजूदा सरकार इन चुनाव में आगे बढ़ना भी चाहती है, स्थानीय चुनाव में, तो क्या एक इतने बड़े समूह के चुनाव से बाहर रहने के बावजूद जो वैधता है, जो लेजिटिमेसी है इन चुनावों की, वो क्या रह जाएगी? देखिए, ये यदि मधेसी इसमें शरीक नहीं होते हैं तो इस चुनाव का कोई वैधता नहीं रह जाता है, क्योंकि इसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट जो है वो पहले भी हुआ था नेपाल में 2005 में, जब ज्ञानेंद्र राजा थे तो वो भी चाहते थे जो ये लोकल इलेक्शंस वहाँ पर नेपाल में कंडक्ट हो, परंतु उस समय में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ था, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़, उन्होंने स्वीकार नहीं किया और अंततोगत्वा फेल्योर रहा। तो एक बहुत बड़ा जो सब्सटैंशियल चंक ऑफ द पॉपुलेशन है मधेसियों का, थारुओं का और इवन हम कहें जो हिल जनजातियों का, जिनकी संख्या ओवर 2/3 से ज़्यादा हो जाता है और ये सब विरोध कर रहे हैं उसका, तो जो एक ज़्यादा ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जब उस चुनाव को बहिष्कार कर रही है, एक्चुअली बैकआउट कर रही है, तो उसकी ये लीगैलिटी की कोई बात ही नहीं उभरता, वैधानिकता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राजनीतिक दल हैं मधेशी, क्या इसके साथ साथ आम लोग भी ऐसा हो सकता है कि वोट डालने ना जाएं, चुनाव में हिस्सेदारी ना लें? बिल्कुल, क्योंकि ये पहले भी देखा जा चुका है और मुझे पूरा विश्वास है जो जिस तरह से ये लहर अभी चल रहा है मधेश में और इवन पहाड़ में भी, जिस उत्साह और उमंग से ये जो जनजातीय खेमे के जो लीडर्स हैं वो वहाँ पर लिम्बुआन में और जगह में कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो दे विल बैकआउट इट एक्चुअली। जी हाँ, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो मांगे हैं मधेसी समूहों की वो क्या हैं, कितनी जायज़ ये मांगे हैं और कितनी जो है वो वाकई व्यवहारिक तरीके से जो है वो ये सरकार शामिल कर सकती है इन मांगों को, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल काठमांडू चलते हैं, वहाँ मौजूद हैं डॉक्टर उद्धव प्याकुरेल, राजनीतिक टिप्पणीकार हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। उद्धव जी, स्वागत है आपका। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कितने ज़ोरदार तरीके से जो है ये आंदोलन और इस प्रदर्शन की तैयारी हो रही है, कितने असर का आकलन आप कर रहे हैं? धन्यवाद और धन्यवाद मुझे इसमें शामिल करवाने का। मैं थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा सुन पाया झा जी का। देखिए, अब ये दोनों पैरेलली चल रहा है। एक तरह से चुनाव का माहौल भी इस तरह बन गया है, ये तराई के 6-7 जिले में कुछ कमजोरियां हैं, उसके जो और जिला है, हिल का और जिला है, जैसे झा जी ने दावा किया हिल में भी कुछ मूवमेंट है, ऐसा हिल साइड में ऐसा नहीं दिखाई देता। मैं अभी लास्ट वीक ही 5-7 जिला घूम के भी आया हिली एरियाज में, उसमें इस तरह का माहौल नहीं है, लेकिन चुनावी माहौल बहुत रफ्तार में चल रहा है। तो फिर तराई में झाजी राइट है कि जैसे मधेश को भी ये इलेक्शन का एक हिस्सा बनाना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। और मधेसी दल आंदोलन का भी वो गुजर कर रहे हैं, उन्हें ऐलान भी कर दिया है। तो ये दोनों चीज साथ साथ चल रहा है। 6-7-8 जिले में आंदोलन का भी वो है, लेकिन बाकी जिला में चुनाव का भी लहर ऐसा ही चल रहा है। यहाँ तो ऐसा दिखती है। काफ़ी दिलचस्प बात आप ये कह रहे हैं कि दरअसल चुनाव भी जो है अपने एक ऐसे स्टेज पर, चुनावी जो कैंपेन है वो आ चुका है जिसमें लगता है कि पूरी तरीके से चुनावी तैयारी हो रही है और हिल एरिया में पता नहीं चल रहा है कि इस तरह का कोई विरोध हो रहा है, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि तराई के क्षेत्र में दरअसल इसका विरोध हो रहा है। जो सवाल मैं पूछना चाह रही थी, यहाँ डॉक्टर झा से भी मैंने पूछा, डॉक्टर हरिवंश झा यहाँ मौजूद हैं स्टूडियो में, मैं ये पूछ रही थी कि इतना बड़ा जो समूह है, चाहे ये मान लिया जाए कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का समूह है, दरअसल ये उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व करता है जो तमाम मधेशी समूह वहाँ पर मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी और इनके पार्टिसिपेशन के बिना इस पूरे चुनावी तैयारी, इस पूरे चुनाव होने की जो वैधता है, जो लेजिटिमेसी है, क्या उस पर सवाल नहीं उठने चाहिए? नहीं, डेफिनेटली इसका मैंने जो बताया ना, दोनों अभी सिनारियो दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे आप बता रही है, मधेश अभी जो 2 नंबर प्रदेश है जिसमें 8 जिला रहते हैं, उसमें थोड़ा डिस्टरबेंस है, उसमें थोड़ा तैयारी होना चाहिए था। उन लोग को भी सहभागी करके इलेक्शन में ले जाना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर जो प्रस्ताव, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रस्ताव को विड्रॉ किया, उसको उससे पहले जो बोल रहे थे कि बात हो रहा है, काम हो जाएगा, मधेसी लोग भी सहभागी, ये सारे चीज तो हो नहीं पा रहा है। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैसे
मधेश के 20 जिला डिस्टर्ब है, ये भी नहीं है, और हिल में भी मतलब एक तरह का बड़ा सा मूवमेंट है अगेंस्ट द इलेक्शन, ये भी नहीं है। तो ये दोनों चीज को देखे, और लेजिटिमेसी के सवाल में भी अभी गवर्नमेंट भी बोल रहा है, जैसे कांग्रेस के भी मधेशवादी सांसद, मधेश के पार्टियों के लोग बोल रहे हैं कि नहीं, थोड़ा मधेश के पोस्टपोन करो, और संभव हो तो इकट्ठा इलेक्शन करो, नहीं तो 8 जिला 10 जिला का पोस्टपोन करके भी थोड़ा दो चरण में इलेक्शन करो, ये भी चल रहा है। इसीलिए लेजिटिमेसी के लिए भी गवर्नमेंट जिस तरह बता रहा है वो हो जाएगा तो उसका उतना बड़ा इश्यू नहीं हो जाएगा, लेकिन जब इलेक्शन ही नहीं होने का सवाल होगा तो ये फिर अनफॉर्चुनेट होगा। जी हाँ, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगी डॉक्टर प्याकुरेल। सत्येंद्र रंजन, ये बताइए, फिलहाल की काफ़ी दिलचस्प बात बता रहे हैं और ज़मीनी जानकारी दे रहे हैं उद्धव प्याकुरेल। वो कह रहे हैं कि दरअसल ऐसा भी नहीं है कि तमाम जो मधेशी इलाके हैं वो तमाम जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की उनकी राय से जो हैं वो सहमति उनकी है। उनका ये कहना है कि ये भी बात हो रही है कि इन प्रभावित ज़िलों में जहाँ की नाराज़गी है वहाँ बाद में चुनाव करा लिया जाए। लेकिन मकसद दरअसल यहाँ पर सिर्फ चुनाव कराया जाना नहीं है। मकसद दरअसल ये है कि इस आबादी को, जो हाशिए पर है आबादी, उसको संविधान में वो जगह मिलनी चाहिए। जिस तरह से वो जो है राज्यों के सीमांकन की मांग उठा रहे हैं वो उनको हासिल होनी चाहिए। देखिए, यही महत्वपूर्ण बात है कि जो डेमोक्रेसी, चाहे कोई भी डेमोक्रेसी हो, उसमें नेगोशिएशन, डील मेकिंग और एक मिनिमम लेवल की बात लाकर सबको सहमत करना, सबका कंसेंट लेना, ये एक उसका बुनियादी शर्त होती है। ये कोई, अगर किसी भी डेमोक्रेसी में ये बात नहीं होती है तो वो उस डेमोक्रेसी के लिए चलना या एक उसका सुचारू रूप से चलना मुश्किल हो जाता है। और ख़ासकर नेपाल में, जहाँ पर कि लोकतंत्र का प्रयोग बहुत नया है। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि नेपाल में राजशाही जब खत्म हुई और उसके बाद संविधान बनाने का जब प्रोसेस शुरू हुआ, तब से ही वहाँ का जो लीडरशिप है, जिसने पहले काफ़ी संघर्ष करके राजशाही को ख़त्म किया, लेकिन जो दूसरा काम था नेशन बिल्डिंग का, एक नेशन, ऐसे इंक्लूसिव नेशन बिल्डिंग का, जिसमें सभी समुदाय, सभी अलग अलग जो वहाँ के इंटरेस्ट हैं, उनको लेकर एक इंक्लूसिव शासन प्रणाली वो दे पाते, इसमें वो आज तक नाकाम है। पहले तो संविधान बनाने में उनको बहुत समय लगा, फिर उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिस पर देश की कम से कम 1/3 आबादी उससे सहमत नहीं है, और उसमें उन्होंने एक ऐसा प्रोविज़न डाला जिसको कोई जो जेंडर जस्टिस के खिलाफ है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर वो कॉन्स्टिट्यूशन उतने लंबे जद्दोजहद के बाद भी एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बना पाए जिससे उस देश की नींव पड़ती और वो एक आगे प्रोग्रेसिव कंट्री के रूप में वो इमर्ज कर पाता। वो सवाल आज एक बार फिर से उनके सामने, मधेसियों का सवाल 2015 से, जब से संविधान लागू हुआ तब से चल रहा है। अब ये उद्धव जी जो कह रहे थे कि एक इलाके में कम है, एक में विरोध नहीं है, वो तो स्वाभाविक है, जहाँ मधेसी होंगे वहाँ ज़्यादा विरोध होगा। लेकिन क्या कोई भी देश एक इतने बड़े इलाके को या इतने बड़े समुदाय को, या हम कहते हैं एक छोटे से भी समुदाय को, उसके भीतर यह फीलिंग डाल के कि वो नेग्लेक्टेड है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत चल सकता है? मेरी समझ है कि वो नहीं चल सकता है, और ये एक इस तरह के डेमोक्रेटिक सिस्टम का भरोसा बंधाने में नेपाल का लीडरशिप टोटल फेलियर रहा है। डॉक्टर मुनी, ये बताइए, फ़िलहाल की राजशाही को जो ख़त्म करने के पीछे वजह ये थी कि हर नागरिक को समान अधिकार मिले, सब लोग जो हैं वो अपनी सहभागिता इस लोकतंत्र में महसूस करें। शायद ये याद नहीं पड़ता कि पूरी दुनिया में एक संविधान लिखने को लेकर इतना आंदोलन, इतना संघर्ष रहा हो और इतना बड़ी जो है ये रेस, पूरी मैराथन चली हो। उसके बावजूद भी आखिर इतना बड़ा काम क्यों बन गया है संविधान लिखना? हालांकि भारत ने भी अपना तजुर्बा, जो एक्सपीरियंस रहा हमारा पिछला 70 साल का, वो भी बांटने की कोशिश की, अपनी भूमिका भी दिखाई। उस सब के बावजूद आखिर ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी नेपाल में, वो ये कह रहे थे कि शायद कहीं इससे बेहतर राजशाही तो नहीं थी? देखिए, ये ऐसा सवाल है जो मुझे बड़ा अटपटा लगता है कि अगर राजशाही नेपाल का भला कर पाती तो पिछले 250 साल में क्यों नहीं किया उन्होंने। और 250 साल तो छोड़ दीजिए, मैं समझता हूँ जो अभी की राजशाही है, जो अभी गई है वहाँ से, उसके परिवार को ही लें तो दिसंबर 1960 से लेकर 2005 तक जो राजशाही के कारनामे हैं, अगर आप उनको देखें तो उससे कोई नेपाली संतुष्ट नहीं था। अगर नेपाली उससे संतुष्ट होता तो इतना बड़ा आंदोलन वहाँ चलता नहीं, जिसमें सारे लोग इकट्ठे हो जाते और ये कहते कि राजशाही को हटाइए। तो ये एक तर्क उन निहित स्वार्थों का है जो रिपब्लिकन सिस्टम को या रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट को
सफल नहीं होने देना चलिए चाहते। आगे बढ़ जाते हैं, उससे हम आगे बढ़ गए, राजशाही से अब लोकतंत्र में हम आ इसीलिए गए। उसको हाँ, राजशाही को बीच में चलिए मत आगे लाइए, आगे, मैं हाँ, यही कह रहा हूँ। अब मैं समझता हूँ कि संविधान बन तो गया है, जैसा तैसा बना है, गलत बना है इस माने में कि एक बड़े तबके की राय को नहीं लिया गया है। लेकिन जो सरकार है और दो बड़ी पार्टियां, नेपाली कांग्रेस और माओवादी, ये मानते हैं कि हमें इनको बोर्ड पे लेके चलना है। इसका सीधा समाधान बहुत छोटा बता रहा हूँ, लेकिन आम राय में नहीं आता है ये, आम राय वाले नहीं मानेंगे उसको। एक तरीका इसका ये है कि ये तीनों पार्टियां मिलके जो भी संविधान संशोधन रखा हुआ है उसको 5 दिन में पास कर सकते हैं। देखिए, उन्होंने अपना सारा संविधान 3 से 7 दिन में पास किया, बहुत सारी धाराओं को एक ही दिन में पास किया, इसको भी पास कर सकते हैं। उससे मधेश के कुछ लोग आश्वस्त होंगे कि जो वादा किया है वो तो निभाया है। अभी तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करके छोड़ दिया उसको, पहले वाले को भी इंट्रोड्यूस करके छोड़ दिया। दूसरा तरीका ये है कि यूएमएल से ये कहे कि एक पार्टी रिजोल्यूशन लेके कहे कि जो संविधान संशोधन होगा, इलेक्शन कराने में मधेश हमारी मदद करते, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम इस संविधान संशोधन को सपोर्ट करेंगे। वो नहीं कह रहे हैं। तो जो बात अटक गई है वो, जैसा मैंने पहले कहा कि विश्वास की कमी है दोनों तरफ, और उस विश्वास की कमी की जो खाई है उसको जोड़ने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है, उसके नए नए फॉर्मूले निकाल कर उससे आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। एम्बेसडर गोयल, इसमें भारत का रोल आप किस तरह का देख रहे हैं? भारत को भी बहुत फूक फूक के, जिसे कहना चाहिए, कदम रखना है कि जिसमें ऐसा भी ना लगे कि हम दखल देते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार नेपाल की तरफ से ये भी कहा गया है कि बिग ब्रदर एटीट्यूड जो है वो भारत का नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद भी जाहिर जो रिश्ता है, पूरी दुनिया में शायद ऐसा दो देशों का रिश्ता नहीं है जो नेपाल और भारत का है। क्या आपको लगता है कि भारत की भूमिका को आप किस तरह से देख रहे हैं, और खासकर इस बात के मद्देनजर कि जो राष्ट्रपति हैं नेपाली, वो फिलहाल यहाँ पर हैं भारत में? मेरा ख्याल है भारत की स्थिति जो इस समय है थोड़ी सी मुश्किल स्थिति है, क्योंकि क्या कहें इस टाइम पर, क्योंकि खासतौर पर राष्ट्रपति यहाँ पर हैं। परेशानी ये है कि एक परसेप्शन सा बन गया है नेपाल में कि मधेशी जो अपना आंदोलन कर रहे हैं उसमें कुछ हद तक भारत का, अगर सरकारी तौर पर नहीं तो लोगों का साथ उनको मिल रहा है, एक थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है उनको। तो क्योंकि उनका साथ मिल रहा है तो यूएमएल को भी एक जो सस्पिशन हो जाता है, म्यूचुअल सस्पिशन, वो और ज़्यादा हो जाता है ये, और मधेसियों के खिलाफ ये कहीं ना मधेसियों कहीं के एक दलील भी खिलाफ मिल जाती है। दलील मिल जाती है। तो इस समय ये कहना बहुत मुश्किल है, और मेरे ख्याल है अगर राष्ट्रपति है तो जाहिर तौर पर बातचीत तो होगी। बातचीत में क्या कहा जाएगा, क्या नहीं कहा जाएगा, बहुत मुश्किल है। इस समय कुछ भी, तो इसीलिए जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, अगर हम जो ब्रीफिंग हुई, जो बात हुई, तो इसमें इस मुद्दे को बिल्कुल ही पहले कर दिया गया कि जो भी बात होगी, जो एक भारत एज ए डेवलपमेंट पार्टनर, उसके बारे में बातचीत की जाएगी। लेकिन मोटा तौर पर जो स्थिति इस टाइम पर ये है, अगर ये हम कहें कि बेसिकली जो नेपाल के जो लोग हैं, जो नेपाल की 3 पार्टियां हैं, उन्हीं को आपस में बात करके सुलझाना होगा, और भारत अगर थोड़ा सा इस समय पर दूर रहे इस मामले से तो शायद वही बेहतर रहेगा। उद्धव याकरोयल, ये बताइए फिलहाल कि ये बात भी कई बार कही जाती है, खासकर वो लोग जो कि इस दलील को खिलाफ मानते हैं कि जिस तरह के संशोधन की बात फिलहाल मधेशी करें, उनमें से कुछ मांगे दरअसल ऐसी हैं जिसको लागू करना ही बहुत मुश्किल है। क्या आपको लगता है कि ज़मीन पर ये बात देखी जाए तो बहुत आदर्शवादी स्थिति की कामना कर रहे हैं मधेशी समूह? अब देखिए, ये तो कुछ बातें तो परसेप्शनल हो भी सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ जो मधेश प्रपोज कर रहा है उसको लगता है मधेशियों को आसानी, लेकिन पहाड़ियों को नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, इस तरह का है। लेकिन मुझे लगता है मधेश का काफी मार्ग, जैसे एसडी मुनि साहब ने भी अभी बताया, इस अमेंडमेंट में भी काफी हद तक एड्रेस करने का प्रयास किया है। लेकिन जैसे मुनि साहब ने बताया, प्रॉब्लम यही है कि जो प्रयास किया है उसको भी मेटेरियलाइज नहीं कर रहा है ना। जैसे गवर्नमेंट, अभी प्रचंड जी का गवर्नमेंट ने पहले जो अमेंडमेंट बिल पेश किया था उसको विड्रॉ करके जो नया लाया, उसमें बताया गया था कि यूएमएल को भी कॉन्फिडेंस में लेंगे, मधेश को भी लेंगे और इसको पास करेंगे। लेकिन अभी जब उन्हें टेबल कर लिया रिप्लेस करके पुराना को, फिर भी वही प्रॉब्लम, मधेश भी इंडोर्स नहीं कर रहा है, यूएमएल भी नहीं बोल रहा है कि हमको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। इस तरह से जो यहाँ
जो बोलने का और करने का बात है ना, इससे प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जैसे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का सारा मामला, तो हम तो ये बोलते हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट नहीं होता है, एक परसेप्शन का बात है। मधेश को भी बोर्ड में लेके उनको भी साथ लेके चल लिया था, तो यही कॉन्स्टिट्यूशन को भी परफेक्ट मान के भी चल सकते हैं, क्योंकि हर समय जब प्रॉब्लम हो जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंड करके ही चलेंगे ना। लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही है कि अगर इसी संविधान के साथ आगे बढ़ गए पिया कुरेल जी और चुनाव भी करा लिए तो कहीं ना कहीं एक लेजिटिमेसी, एक वैधता मिल गई, ये दलील दे रहे हैं मधेसी समूह। हाँ, इनका मेरे ख्याल में यही है, अभी नहीं तो कभी नहीं की स्थिति में मधेश भी जा रहा है। लेकिन उनका भी मेरे ख्याल में एक तरह से तो लगता है कि जैसे पहले का अमेंडमेंट से इसमें थोड़ा और बूंदे ऐड हो गया, तो इसके बाद भी और बार्गेनिंग करेंगे तो और बूंदे ऐड नहीं तो हो जाएगा। इस तरह उनका भी जो हार्ड बार्गेनिंग वो चल रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो अमेंडमेंट मधेश ने मांगा है वो भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहाड़ जिस तरह से परसीव कर रहा है वो भी राइट एटीट्यूड नहीं है। नेगोशिएशन का प्रॉब्लम है, सबको साथ ले जाने का एक एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, और कभी तो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को देख के पॉलिटिक्स का भी प्रॉब्लम है। जो एजेंडा काठमांडू ने एड्रेस कर चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन में एड्रेस हो चुका है, उसी एजेंडा भी अभी तक तराई में अपना मधेसी जनता के साथ उसको भी मतलब एक तरह से नहीं हुआ है बोल के भी पॉलिटिक्स भी हो रहा है। तो यहाँ बहुत कुछ एक ही साथ पक रहा है। शुक्रिया डॉक्टर पिया कुरेल, समय मेरे पास कम है। डॉक्टर हरिवंश, ये बताइए फिलहाल कि भारत के रोल को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या भूमिका होनी चाहिए भारत की? मुझे लगता है जब भारत बहुत क्लियर है नेपाल के मामले में, क्योंकि भारत सरकार की ये है जो जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूसिव नहीं होगा तब तक नेपाल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगा। तो इसीलिए शुरू से भारत इसको वेलकम करने से डिसिस्ट कर रही है, मतलब पीछे हट रही है इस संविधान को। इसीलिए चाइना ने किया, पाकिस्तान ने किया और देशों ने किया, परंतु भारत ने अभी तक खुल करके इस संविधान को जो है सो स्वागत नहीं किया है। इसलिए कि उसको डर है कि जब तक इंक्लूसिव नहीं होगा, जब तक इसमें मधेसी, पहाड़ी जनजाति और वर्ग के को जब तक जो है सो प्रॉपर उसमें इंक्लूजन नहीं होगा, तब तक जो है सो देश में शांति। पिया कुरेल जी कह रहे थे कि भाई इस बार जाने दीजिए, फिर संशोधनों के बाद आगे आज पहुंच जाएगी। देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपको, 2008 में आंदोलन हुआ था, उससे पहले 2007 में भी आंदोलन हुआ था, और 2008 में गिरिजा प्रसाद कोइराला की जो सरकार थी उसने मधेसियों के साथ में समझौता किया था कि हम आपको एक प्रदेश देंगे, मेची से महाकाली तक जो है सो आपको एक प्रदेश मिलेगी। और इसके बाद जब जाकर के मधेसियों ने अपना स्थगित कर दिया आंदोलन को, उसके बाद जाकर के मुकर गए, वो पूरा एग्रीमेंट जो है सो डस्टबिन में उन्होंने फेंक दिया, और उसका परिणाम ये हुआ जो आज तक जो है सब मधेसी उसी चीज़ को पाने के लिए तड़प रहे हैं और उनको मिला नहीं। इसीलिए जो कमीशन की बात की जाती है, जो कमीशन सुलझाएगी, उसमें मधेसियों को विश्वास नहीं। यानी अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति जो कह रहे थे डॉक्टर पिया कुरेल, वही होना चाहिए। कमेंट, लास्ट कमेंट, अगर भारत के नज़रिए से जो आप सवाल आपने पूछा था, तो उसमें एम्बेसडर गोयल ने कहा, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि भारत को इससे दूर रहना चाहिए जितना संभव है, और उनके नेपाल की जो पार्टियां हैं उनको इस समस्या का हल निकालने देना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर नेपाल में ये भारत के बारे में नकारात्मक धारणा बनी हुई है तो उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ आप कोई भी विश्वास के साथ वहाँ आप कुछ कर सकें। दूसरी, आज ही अखबारों में खबर छपी है कि चीन और नेपाल का साझा सैनिक अभ्यास शुरू हुआ है। तो चीन का जो वहाँ बढ़ता हुआ असर है, और वहाँ की सरकारें जिस तरह की हाल में बैलेंसिंग गेम खेलती रही हैं, उसमें वहाँ के जनमत में भारत एक नकारात्मक छवि न ले, इसके लिए काफ़ी इनको संभल के चलने की आवश्यकता है, और नेपाल की पार्टियों को अपनी समस्या हल करने देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर फिलहाल ये एक और आंदोलन है, लेकिन इस बार लगता है कि फिलहाल अड़े हुए हैं मधेसी की। जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक लगता है कि वो चुनाव को भी वैधता देने को तैयार नहीं है। फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।